ये बाहर हम लोगों के लिए निकले थे। इवन जब परिवारजन साथ छोड़ दिया तो अंतिम संस्कार तक देश में इन लोगों ने किया था, तो स्वच्छ भारत मिशन से करी थी। और स्वच्छ भारत मिशन सीधा सीधा सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। बिना सफाई कर्मचारियों के स्वच्छ भारत मिशन को हम लोग सफल नहीं बना पाएंगे। हमारे साथ तो सर जेड़ी भी गवर्नमेंट आई ना, बाएं हुए बीजेपी, आए हुए कांग्रेस, उन्होंने भेदभाव भी किए। वोट लाने के लिए हमारे मोहल्ला में पहुंच जाती है, आपके मोहल्ले का ये काम होगा वो होगा। उन्हीं ठेकेदार के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि ये डरते हैं कि इनको कहीं निकाल ना दिया जाए। ठेकेदार डराते हैं इनको, इसीलिए ये बेचारे सफाई कर्मचारी है, ये आवाज़ ही नहीं उठा पाते। जब वो दलित बस्ती के लोग नहीं रहेंगे तो वो रोड किस रास्ते निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रदेश वाल्मीकि महासभा पीसी राणा प्रेस वालों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी समस्याओं को वो ध्यान से सुनेंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे। इससे जो प्रेस है वो उनके तहे दिल से हमारा जो कर्मचारी वर्ग है, सफाई कर्मचारी वर्ग और वाल्मीकि सभा मल्लापा कटाले के सभी निवासी, हम प्रेस वालों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी समस्याओं को ध्यानार्थ में लाकर वो सरकार के समक्ष रखेंगे। जय हिंद, जय संविधान। तो आज के दिन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों की वाइस चेयरमैन श्रीमती अंजना पवार जी, जो कि उनका चंबा का दौरा है, तो वो हमारे ध्यानार्थ में लाए कर्मचारियों के संघ में, सफाई कर्मचारी के और वाल्मीकि सभा के, कि आपकी जो भी समस्या है वो हमारे सम्मुख रख सकते हैं आप। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर पालिका में 22 पद जो हैं वो सफाई कर्मचारी के अभी खाली चल रहे हैं काफ़ी वर्षों से। उनको हाउस में ना तो रखा जाता है, ना पास किया जाता है, ना सरकार के समक्ष वो पोस्टें भेजी जाती हैं। तो दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारे 50-60 परिवार जो के लोग हैं सफाई कर्मचारी, वो पिछले 600 वर्षों से उसी पहाड़ी पर रह रहे हैं जो राजा बर्मन के टाइम से। तो सफाई का काम जो पहले 600 वर्षों से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले 20 वर्षों से पहले 2 करोड़ रुपया स्प्रे के लिए आया था, वो स्प्रे हुई नहीं हुई, इसके बारे में ना हमारे वाल्मीकि समुदाय को, ना हमारे जो सफाई कर्मचारी संघ हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि वो काम क्यों नहीं लगा रहे हैं। और अभी जो काम हुआ है, जो अभी ठेके पर जो अभी रोड बन रहा है, दलित सफाई रोड के नाम पर ये जो काम हो रहा है अभी, लेकिन मैं सिर्फ सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि दलित बस्ती का जो ये रोड बन रहा है, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, जो हमारे अभी सफाई कर्मचारी भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमारे पीछे काफ़ी तादाद में हमारे सफाई कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, वो हम जोर शोर से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी जो अंजना पवार जी हैं उनके सामने रखेंगे कि हमारी इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे नगर पालिका में ये आती है, हमारे जो सफाई कर्मचारी जिनकी डेथ होती है ऑन ड्यूटी, उनके परिवार को एक तरह से नौकरी देती है सरकार, लेकिन यहाँ पर होता है क्लास 3 का जो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी किसकी डेथ होती है उनको 6 महीने में नौकरी मिल जाती है, लेकिन हमारी जो सफाई कर्मचारी की डेथ होती है वो 3-3, 4-4, 5-5 साल 10,000 केस पेंडिंग रहता है। जब ये केस बनाकर भेजते हैं सेक्रेटरीट में, जो डायरेक्टर भी नगर पालिका में वहाँ पर जो डायरेक्टर बैठे हैं, वो 2 साल के बाद सीधे केस वापस आ जाता है। मेरे को ये समझ नहीं आती है यहाँ पर जो स्टाफ रखा हुआ है म्यूनसिपल कमेटी ने, क्योंकि उन पर ये एक्शन लिया जाए। मैं माननीय डीसी साहब से और अध्यक्षा जो नगर पालिका है उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो इस पर गौर फरमाया जाए, और जो हमारे कर्मचारी है जिनकी इनको नौकरी लगनी है उनको जल्द से जल्द उस समस्या का हल किया जाए। आज आने का जो है वो अवसर मिला, मैं सभी प्रेस वालों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय जो दिया, और हमारी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पे जो श्रीमती अंजना पवार जी आ रही हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से, उन तक हमारी ये जो समस्या है वो पहुँचाने का उन्होंने जो हमें समय दिया है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो सबसे बड़ी एक समस्या है डलहौजी में कि हमें जो 1964 से जो हमें पट्टे पर जो दी गई भूमि थी हमें, वो अभी तक कुछ एक जो है यानी कि वो जो जिनके नाम पर नहीं की गई हैं, यानी कि रजिस्ट्रियाँ उनके नाम पर नहीं दी गई हैं। तो मेरा इनसे यही निवेदन है कि भी ये जो हमारे
जो वाल्मीकि समाज के लोगों को यानी कि जो भूमि दी गई है और जो उन्होंने मकान बनाए हैं, तो वो जो उसकी जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो उनके नाम पे करने का मैं इनसे यही अनुरोध करूंगा कि भी ये हमारी जो है ये इन तक ये ज़रूर पहुंचाएं कि भी हमें ये जो भूमि है इसकी जो रजिस्ट्री है वो उनके नाम पे की जाए हमारे। यही मेरा श्रीमती अंजना जी से अनुरोध है कि भी ये हमारी ये जो समस्या है ये ज़रूर इसका समाधान करें। और हमारे ये जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारा ये भी निवेदन रहेगा कि भी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो अपना ड्यूटी के दौरान यानी कि अगर किसी की मृत्यु होती है, जैसे कि भी जी पीसी राणा जी ने भी कहा कि भी वो नौकरी यानी कि ज़रूर मिलनी चाहिए, तो मेरा भी यही अनुरोध है कि भी ये सरकार से अंजना पवार जी से अनुरोध है कि भी इस तरफ ये ज़रूर ध्यान दें। और एक ये भी है कि भी हमारा जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनका अगर हम नगर पालिका से अनुरोध ये है कि भी अगर वो इनका एक बीमा भी करते हैं ताकि वो ड्यूटी के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर वो एक उसका जीवन बीमा अगर कोई करेंगे तो वो जो उसकी राशि जो मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिलेगी तो उससे उनका पालन पोषण जो है और बच्चों का रख रखाव पढ़ाई का जो है वो खर्चा अच्छे से चल सकेगा। मेरा यही इनसे अनुरोध है कि भी इस तरफ ये जो हमने अपनी समस्याएं रखी हैं इनके तरफ ज़रूर ध्यान दें। जय हिमाचल, जय भारत। हेलो, नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। ये मेरे साथी है सफाई कर्मचारी। तो हमें ना वर्दियाँ दी जाती है, ये वर्दियाँ दी है हमें, तो ना हमें शूज़ मिलते हैं तो ना हमें ग्लव्स मिलते हैं, तो ये वर्दियाँ दी हुई है। और जो पेमेंट बदी है हमारी 25 रुपये, अभी ये 25 रुपये हमें बोलते टेंडर होने के बाद मिलेगी। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इसके खिलाफ हमारे लिए बोल दिया जाए कि हमें। आपको कितने समय पहले मिली थी? ये अभी मिली, अभी टेंडर हुए तो अभी मिली ये वर्दी, तो हमें कुछ नहीं देते। अभी आपके संगी सहयोगी कह रहे थे कि भी आपका बीमे नहीं है करवाए हुए? बीमा नहीं करवाया हुआ। तो ठेकेदार से और जो आला अधिकारी आ रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं हम कि हमें वर्दियाँ दी जाए और बूट दी जाए, ग्लव्स दिए जाए और हमारा बीमा कराया जाए। तो छुट्टी के लिए जो संडे को हमारी छुट्टी बनती है वो छुट्टी नहीं मिलती है। कोई बीमार शुमार हो जाए वो अपसेंटे लगाते हैं, छुट्टी कोई नहीं देते हैं। हमसे ये अनुरोध है कि हमें ये छुट्टी मंजूर की जाए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम करण रैना। तो आज जिस तरह से देखे कि हमारे जो प्रशासन है उन्होंने हमारे जो सफाई कर्मचारी है एक दिखावा करने के लिए इनको वर्दी पहना दी। मैं कुछ भाइयों को देख रहा था, नए नए ग्लव्स निकाले हुए उन्होंने ग्लव्स डाले थे। तो ये दिखावा ना करे ठेकेदार प्रशासन। हम चाहते हैं कि जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनकी पूरी केयर की जाए। जैसे गवर्नमेंट हमारे जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनकी पूरी केयर करती है, उनको टाइम टू टाइम हर चीज़ देती है। लेकिन हम ठेकेदार से और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे सफाई कर्मचारी है इनका हेल्थ इंश्योरेंस किया जाए और इनकी हर 6 महीने या साल के बाद इनकी हेल्थ ट्रीटमेंट की जाए, ताकि ये कोई बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहे। अब काम भी उसी तरह का है, नालियों में हाथ डाल देना, पूरी यूनिफॉर्म ना होना। और जो हमारे जिस तरह से सरकार देखे हमारे लोगों का शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है, तो ये अत्याचार बंद होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी साल हो गए हमें भी देखते हुए कि हमारे जो लोग हैं बेचारे वो ऐसे लगे हुए हैं, सुबह 5 बजे उठ के आते हैं अपने काम करने के लिए। कोई टाइम टेबल नहीं है यहाँ पे ठेकेदारों का। कभी 6 बजे बुला लेते हैं, कभी 8 बजे बुला लेते हैं, कभी रात को 9 बजे बुला लेते हैं। किसी मोहल्ले में चले आओ, वहाँ पे नाली ब्लॉक होगी जी, आ जाओ। तो अभी जैसा कि हमारी बात चल रही थी तो हमारे ये बड़े भाई इन्होंने बताया कि काम करते करते मेरे को डेंगू हो गया था। वो ठेकेदारी की जिम्मेवारी थी कि इनका जो ट्रीटमेंट थी, दवाई का खर्चा था वो करे, लेकिन इनको खुद ही करना पड़ा। ये क्यों? जी, आज आप यहाँ पे आए हैं, किस उपलक्ष्य में आए और क्या बात अपनी रखना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सुरेश है, हम नगर पालिका के कर्मचारी हैं और अपने जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी हम जो मैडम जी अध्यक्ष जो आ रहे हैं उनके समक्ष बोलना चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव शुरू से होता है सफाई कर्मचारियों से।
जो हमारे बंदे या बीमार हो जाते या मर जाते हैं, उनके बच्चों को पोस्टें नहीं मिलती, उनके बीवी को पोस्टें नहीं मिलती है। उससे अलावा कोई पीएन है, जैसे 3 क्लास में कोई भी है या 4 क्लास में पीएन है, कोई भी है, माली है, पीएन है, लेना देना है, उनको पोस्ट झट मिल जाती है उनके बच्चों की। तो हमारे साथ तो सर जेड़ी भी गवर्नमेंट आई ना, बाएं होए बीजेपी, आए हुए कांग्रेस, उन्होंने भेदभाव भी किए। वोट लाने के लिए हमारे मोहल्ला में पहुंच जाती है, आपके मोहल्ले का ये काम होगा वो होगा। आज तक स्टेट टाइम से हम तो 55 साल हो गया, हमने तो कोई मोहल्ले में अपने कोई ऐसी कोई नई उपलब्धि देखी नहीं। वही मोहल्ला गिर रहा है, लोग उसी गरीबी में पड़ रहे हैं। इतने घरों में गवर्नमेंट से गुजारिश है 9 तोड़ की 2 20 जगह दी जाए हमारे मोहल्ले के लोगों को, जिनका बिल्कुल डेंजर पॉइंट पर जिनका घर है। और हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं। हम जब एमएलए से जाते हैं या कोई ऑफिसर से लेके जाते हैं, जी देखो जी बच्चों ने डिप्लोमा किया, डिग्री की है जी, ओ अभी पोस्ट नहीं आएगी। तो हमारे बच्चों का जो सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं ना, गरीब तबके के, उनका पढ़ना बेकार ही है। वो पढ़ के भी डिग्री, उनके माँ बाप लोन उठा के डिग्रियाँ या कुछ जो डिप्लोमे करवाएंगे, नौकरियाँ तो देगी नहीं गवर्नमेंट। ऐसा 5 साल पहले बीजेपी ने किया, ऐसा अभी भी हो रहा है। 1 साल हो गए कांग्रेस सरकार को। कांग्रेस सरकार ने हमारे दलित वर्ग के बच्चों का क्या दिया? एक लड़की या एक लड़के को भी पोस्ट दी। जो हमारे साथी थे सफाई कर्मचारी, और नौकरी के दौरान बीमार होके मर गए, उनके बच्चों को नहीं है पोस्टें। तो आज हम देख रहे हैं कि इन्हें वर्दियां पहना दी गई हैं, आगे पीछे इनको कभी वर्दी यहाँ पे नजर आई नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। ये सिर्फ दिखावा है, ये दिखावा है सिर्फ। जो हमारी चेयरमैन अध्यक्ष आ रही है, ये सब ठेकेदारों का दिखावा है। ऐसे बारिश में आम जो इनका जो कपड़े पहनावा है उसी में काम करते हैं, ना तो इनको बूट दिए जाते हैं, ना कोई ऐसा कोई छाता या कोई ग्लव्स कुछ नहीं दिए जाते हैं। हमने ये तो सब दिखावा है। देखा, ये नंगे हाथों से नालियों में सफाई करते हैं जी। उसके बारे में ठेकेदारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जी? तो सामान नहीं देते हैं। ये तो लेबर, इनको तो मजबूरी, लेबर को तो मजबूरी, काम तो बेचारे ने करना ही है। दिहाड़ी उन्हीं ठेकेदार के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये डरते हैं कि इनको कहीं निकाल ना दिया जाए। ठेकेदार डराते हैं इनको, इसीलिए ये बेचारे सफाई कर्मचारी है, ये आवाज़ ही नहीं उठा पाते। ये ठेकेदार के तो कुछ लेबर इंस्पेक्टर हो गए, चाहे कोई भी कहीं कंप्लेंट के लिए जाए तो वो बोलते नहीं कुछ भी बेचारे। तो इनकी ये भी इंसान है, तो ये जानवर नहीं है। तो इनके बारे में भी प्रशासन को सोचना चाहिए, नगर पालिका को सोचना चाहिए। हर 6 मंथ के बाद इनकी कोई मीटिंग होनी चाहिए जिसमें इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उस मीटिंग में ठेकेदार को ना बुलाए, सिर्फ इनको बुलाया जाए, जितने भी सफाई कर्मचारी है, तो इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। धन्यवाद। ये हमारे सफाई साथी जो चंबा, डलहौजी और चुवाड़ी इन चीज़ में कार्य करते हैं। मैम नमस्कार। वाल्मीकि सभा के मैम, वाल्मीकि सभा डलहौजी से। तो क्या मेन आपका वो है हिमाचल के? देखिए, पहले तो मैं आपको आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो देश के हर राज्यों में जाता है और राज्यों के हर ज़िलों में जाता है। उसी संदर्भ में
आज हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का दौरा है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारी मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके जितने आश्रित हैं उनका सामाजिक, उनका आर्थिक एवं उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधारा जाए, उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, इसका अध्ययन करने के लिए हर जगह जाता है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से करी थी और स्वच्छ भारत मिशन सीधा सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। बिना सफाई कर्मचारियों के स्वच्छ भारत मिशन को हम लोग सफल नहीं बना पाएंगे। और साथ ही आपने देखा होगा प्रयागराज में इनके काम से खुश होकर इनको सम्मानित किया। बनारस कॉरिडोर उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने इनके साथ बैठकर भोजन किया। देखिए, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये ना ही कोई दिखावा है, ये एक ऐसा संदेश है पूरे देश में, प्रत्येक नागरिक को संदेश है, प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारियों को संदेश है कि सफाई कर्मचारी वर्ग जो है एक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जो भी मतलब इस वर्ग के प्रति उन लोगों को सबको सम्मान रखना चाहिए, उनके प्रति संवेदना रखनी चाहिए और इनको इतना सम्मान देना चाहिए कि ये लोग भी अपने मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो आज जब मीटिंग हम लोग करने वाले हैं उसमें इनके वेलफेयर के लिए क्या योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, क्या हम इनको मदद कर सकते हैं कि ये लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकें, अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना, इस चीज़ों पे भी इनका पूरा हक होता है। और जहाँ तक देखा जाता है कि सफाई कर्मचारी अपनी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे होते हैं, बहुत छोटी छोटी इनकी समस्याएं होती है। तो इस सब का डिस्कस हम आज प्रशासनिक बैठक है उसमें करेंगे और मेरी तरफ से जो रहेगा उसमें कि इनका मतलब हेल्थ चेकअप होता है कि नहीं, अगर इनका हेल्थ चेकअप नहीं हो रहा है तो कम से कम साल में 2 बार इनका होल बॉडी चेकअप यानी पूरा संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। जिस तरीके का काम ये करते हैं बहुत रिस्क का काम है। साथ ही इनका आई कार्ड होना चाहिए, इनको मौसम के अनुसार वर्दी मिलनी चाहिए, आई कार्ड में इनका ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए, इनका पीएफ नंबर मेंशन होना चाहिए, इनका ईएसआई नंबर मेंशन होना चाहिए, ताकि देखिए सुबह सवेरे जाते हैं, अंधेरे में निकलते हैं काम के लिए और हिट एंड रन के केस हम लोग देखते हैं देश में कई जगह ऐसा होता है। तो उनसे बचने के लिए और इनको फर्स्ट एड जल्दी से मिल जाए इसके लिए आई कार्ड में इनकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इनको रोल कॉल सेंटर जैसे चेंजिंग रूम मिलना चाहिए जहां इनकी अटेंडेंस होती है वहां पर, ताकि ये स्वच्छ कपड़े पहन के आएँ और वापस साफ़ सुथरे कपड़े पहन के घर पे जाएं। घर पे इन्फेक्टेड कपड़े यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो घर में बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, वो लोग भी इन्फेक्टेड होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इनका कोई ग्रेजुटी का पैसा होगा, पेंशन केस होंगे, मृतक आश्रित होंगे, इनकी सैलरी, इनके पीएफ से संबंधित जो भी बातें होगी वो हम लोग मीटिंग में डिस्कस करेंगे। मैम, हिमाचल का आप इससे पहले भी किसी जिला में आपने किया है? नहीं, हिमाचल में अभी मैं हाल ही में धर्मशाला में फर्स्ट मतलब ये दौरा इधर का पहला दौरा है। क्या पाया आपने वहाँ, किस तरह हिमाचल में जो है सफाई कर्मचारियों को क्या उनके हक मिल रहे हैं? देखिए, वहाँ पर एक्चुअली में स्थायी कोई भर्ती नहीं है, सफाई कर्मचारी परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, किसी एजेंसी के थ्रू मतलब ये लोगों को लगाया गया है। तो ऐसी जो पेंशन की सुविधाएं या जॉब गारंटी उसमें नहीं होती है। तो वहाँ पर मैंने तो यही कहा था कि आप सरकार में इस चीज़ को प्रस्ताव को रखिए, इस मीटिंग के माध्यम से रखिए कि स्थायी होना चाहिए। देखिए, जहाँ मानव है वहाँ सफाई की आवश्यकता होती है। सफाई का कार्य कोई ऐसा है नहीं कि इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है या प्लम्बर को बुलाना है, कभी कभी आवश्यकता हो रही है, ऐसा नहीं है। रेगुलर काम है तो कर्मचारी अगर अच्छा सही होगा और रेगुलर होगा तो उसका भी भविष्य सही रहेगा और काम भी अच्छा होगा, हम नंबर 1 उस पे आएंगे, ऐसा सब कुछ रहेगा। मैम, सफाई कर्मचारियों का तो अलग से दायित्व है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन जिस तरह से भारत सरकार इस पे जोर दी है, तो आपका क्या लोगों से किस तरह की अपील रहेगी, इस मिशन को किस तरह कामयाब करें? देखिए, लोगों से तो मतलब यहाँ सभी लोगों से मेरी यही अपील है
कि इन लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखिए, हिल स्टेशन मतलब हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, बहुत रिस्क के काम होते हैं, सड़क पे झाड़ू लगाते हैं ये लोग। इनके प्रति संवेदना रखिए, विशेष रूप से संवेदना रखिए, इनको अच्छा बढ़िया इनको वो मिले, अच्छा सम्मान मिले, इनको अच्छी सुविधाएं मिले, मास्क गमबूट वगैरह मिले। देखिए आप लोगों को ध्यान है कि जब देश ही नहीं पूरा विश्व कोविड जैसी महामारी से जूझ रहा था तो सफाई कर्मचारी वर्ग एक ऐसा था जो बाहर निकला था। हम सब लोग घरों में सुरक्षित थे, ये बाहर हम लोगों के लिए निकले थे। इवन जब परिवारजन साथ छोड़ दिया तो अंतिम संस्कार तक देश में इन लोगों ने किया था। तो ऐसे लोगों के लिए सोचना हमारा सबका नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व बनता है। यही मैं यहाँ पे संदेश देना चाहूँगी। और एक संदेश और मैं अपनी तरफ से ये देना चाहूँगी कि देखिए MS एक्ट, मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट होता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2013 में बनाया गया था कि सीवर की सफाई के लिए या जहाँ भी मानव मल आता है वहाँ सफाई के लिए किसी भी मानव को नहीं उतारना है, बिना किसी साधन संसाधन के उसको उतारना ही नहीं है। मशीनों का युग है, मशीनों से सफाई करवाइए वहाँ पर, क्योंकि सीवर में डेथ के मामले बहुत सारे देश में हर जगह कहीं ना कहीं से आ ही रहे हैं आज तक भी। तो इसको रोकने के लिए आप लोगों से भी मेरी एक अपील है, मतलब एक वो है कि गुजारिश है आप लोगों से कि आप भी अपने माध्यम से MS एक्ट का प्रचार प्रसार करिए। देखिए MS एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत वो गाइडलाइन है कि पहले तो 10 लाख मिलते थे जो मृतक अगर कोई ऐसा वो होता है तो उसको, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बढ़ा दिया है, 10 की बजाय 30 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर कोई पूर्णतः अपाहिज हो जाता है ऐसा काम करते हुए तो उसको 20 लाख देते हैं। अगर वो आंशिक रूप से होता है तो 10 लाख देते हैं। उसके मृतक के जो आश्रित हैं उनको कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है, लेकिन किसी भी एक जान की कीमत ये इतने रुपए या जो भी हैं वो नहीं होता है। इसलिए मानव को उतारना ही नहीं है, मशीनों से साफ सफाई करवाई जाए। मैम एक बहुत बड़ी उम्मीद है आपसे, हाई स्कूल पक्काटाला जहाँ पर सफाई कर्मचारियों के बच्चे ही पढ़ते हैं और वो ऐसा स्कूल है देश का जहाँ पर सीवरेज की गंदगी उतरती है और कई बार क्लासेस लगी होती है और सीवरेज की गंदगी वहाँ से गुजरती है। कहाँ है ये हाई स्कूल? यहीं सिटी में। आप ज़रूरी अवश्य हो तो मौका भी कीजिएगा। मुझे लगता है कि हमने बार बार मीडिया वाले करते रहते हैं कि उठाते रहते हैं मुद्दे, लेकिन हर बार बोलते हैं कि इसको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे अरे परे अगर गंद पड़ा हो तो हम बैठ नहीं पाए थे, तो वहाँ पर तो बच्चे पढ़ाई अभी मीटिंग में इसी चीज़ को हम हाई स्कूल पक्काटाला जरूर याद रखिए, पक्काटाला इस सिटी के, और यहाँ जो सफाई कर्मचारी उन्हीं के बच्चे बेचारे पढ़ते हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो स्कूल है ना बिल्डिंग, वो पहले स्लॉटर हाउस था। एक्चुअली में स्लॉटर हाउस में चला नहीं, बेशक अभी उनके नाम पे जब मीडिया ने हाईलाइट किया तो हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग तो उसको वैसे जानते हैं। दूसरा मैडम ये जानना चाहेंगे कि जब स्क्वेंजर फैमिली की बात आती है ना मैडम, हम क्या माने कि जो सफाई करता है यह एक सोसाइटी में वर्ग है, एक कर्मचारी एक वर्ग है, तो इन दोनों में जो आयोग है वो कर्मचारी की बात कर रहा है या उस वर्ग की बात कर रहा है जिसको समाज पहचानता है? देखिए जहाँ तक मैं जानती हूँ तो मतलब पीढ़ियाँ गुजर गई है बरसों से, एक वर्ग ही इस काम को करता है और अधिकतर वही लोग हैं इसमें। अब हम देख रहे हैं कि ये इसका थोड़ा रूप बदल गया है, नाम भी बदल गया है, लेकिन आयोग तो कर्मचारी वर्ग का आयोग है इसलिए वो बोलता है, लेकिन ज़्यादातर समस्याएं उसी वर्ग की होती हैं क्योंकि सफाई का काम वो ही वर्ग करता है। मैडम आपने जो बात की पुनर्वास की इन फैमिलियों की, तो चंबा शहर का एक मोहल्ला है पक्काटाला, चंबा शहर म्यूनसिपैलिटी के दायरे में आता है, उसमें 700 लोग रहते हैं जो स्क्वेंजर फैमिली से हैं, जो पीढ़ियों, जैसे आपने बोला पीढ़ियों से वही काम कर रहे हैं, तो वो जो है वो पूरा मोहल्ला स्लाइड कर रहा है। तो जब बादल गरजते हैं तो वो पूरा मोहल्ला रात को जागता है वो, तो आज तक उनको सेफ्टी तक नहीं है। सरकारें कई आई कई गई, 10 साल पहले भी आयोग के चेयरमैन आए थे, उनके सामने भी ये मुद्दा रखा गया, प्रशासन के सामने हर बार मुद्दा आता है, लेकिन उस फैमिली का उस जो वर्ग है उसकी आज तक कहीं भी सुनाई नहीं हुई है। तो आपका क्या है? देखिए अभी जहाँ भी मैं जाती हूँ इन लोगों के लिए या यहाँ के जो भी लोग कर्मचारी किसी बस्ती में रहते हैं उनके आवास के लिए भी मैं बोलती हूँ कि किसी भी योजना में हो, चाहे निगम अपने स्तर से करें
लेकिन जगह की कमी है। आप मल्टी स्टोरी 2-4 फ्लोर के घर बना के और इन लोगों को दीजिए, क्योंकि इतना तो पैसा है नहीं रेंट से रहेंगे या कहीं इतना वो अपना खुद का मकान बनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। तो उनको आवासीय सुविधा भी देनी चाहिए। ऐसा अभी सब मीटिंग में सारी चीज़ें ये सब पॉइंट होंगे। तो सर्वप्रथम हम उपायुक्त चंबा श्री मुकेश श्रीपाल जी से अनुरोध करना चाहेंगे, माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना पवार जी को शाल टोपी एवं चंबा थाल समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें। तो एक बार उपस्थित सभी से हमारा अनुरोध रहेगा। Thank you so much. मैम ये हमारा चंबा का मैम परंपरागत हैंडीक्राफ्ट यादव जी माननीय अध्यक्षा श्रीमती अंजना पवार जी को टोपी एवं मफलर भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय जी से निवेदन रहेगा आज की बैठक का संचालन के लिए। दी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ताकि जो हमारे स्टेट में विभिन्न म्यूनिसिपल कमीशंस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी अवस्था का एक ब्यौरा लिया जा सके। जो भी नई गाइडलाइंस हैं जो कि NCSK द्वारा इशूड है, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशूड है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानकारी है, उससे हमें अवगत करा सके। एंड जो भी दिशा निर्देश हमें फॉलो करने हैं, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो हमारे सफाई साथी हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि हमारा चंबा, हमारा डलहौजी, हमारा ज़िला साफ सुथरा रहे, उनके ख्याल रखने के लिए, उनको इंश्योर करने के लिए पहले तो थोड़ा सा फॉर्मली सबसे परिचय हो जाए। जो भी अधिकारी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, उनका सबका एक बार परिचय हो जाए। जो यूनियन के प्रतिनिधि हैं उनका एक बार परिचय हो जाए। उसके बाद हम अपना मीटिंग का जो है वो शुरू करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोग प्लीज़ अपने अपने फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए। मैडम का इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूँ। मैं राहुल चौहान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चंबा। नमस्कार मैम, मैं प्रतिपाल सिंह, TC2DC चंबा। नमस्कार मैम, मैं अभिषेक यादव, SP चंबा। गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी मेहरा, एडिशनल SP चंबा। नमस्ते मैम, डॉक्टर किरण शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर चंबा। नमस्कार मैम, राखी कौशल, म्यूनिसिपल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, म्यूनिसिपल काउंसिल। नमस्कार मैम, मैं गिरिजा मनकोटिया, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर। नमस्कार मैम, राजीव मिश्रा, DTDO चंबा। टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर। मनोज शर्मा, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, म्यूनिसिपल काउंसिल चंबा में। वैसे तहसीलदार चंबा है, एडिशनल चार्ज है, वो पोस्ट मैम वेकेंट है, तो इनको चार्ज दिया जाएगा। जी। नमस्कार मैम, विशिष्ट अधिकारी चंबा। नमस्कार मैम, मनीष शर्मा, सेक्रेटरी नगर पंचायत चौड़ी। 3 हमारे पास में अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, MC डलहौजी, MC चंबा और नगर पंचायत चौड़ी। तो MC डलहौजी के मैडम हैं जी। नमस्कार मैम, मैं सुदेश ठाकुर, CITU चंबा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, मैम जो इनकी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मैडम, C2 लेबर। अच्छा, C2 हाँ हाँ, वो वाला C2। मैंने सोचा अधिकारी। ऑफिसर्स कवर हो गए मैम, बाकी फिर उनके और साथी। इन
सब का अध्ययन करने के लिए आयोग जाता है। और आज उसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में आप लोगों के साथ बैठक आयोग की रखी गई है। देखिए, आप लोग सभी जानते होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस कर्मचारी वर्ग के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन से अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत कर ये बता दिया देश में कि वो हम लोगों के या इन कर्मचारी वर्ग के बारे में सोचते हैं। प्रयागराज में उन्होंने इनको सम्मान दिया। इनके काम से खुश होकर, जो जी जान से मेहनत करके सफाई कर्मचारियों ने कुंभ के मेले में काम किया था, उससे खुश होकर उन्होंने उनको सम्मानित किया। बनारस कॉरिडोर में के जो उद्घाटन हुआ था उसमें उन्होंने इनके साथ बैठकर भोजन किया। देखिए, ये सब चीजें दिखावा नहीं है और न ही कोई ऐसा समझा जाए कि ये कोई राजनीतिक वो है कि वोटों के लिए करते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में उनका एक संदेश है देश के प्रत्येक नागरिक को कि ये जो कर्मचारी वर्ग है ये अंतिम पंक्ति में बैठा है, इसको भी सम्मान कीजिए और इसको इतना जो समस्याएं हैं उसको सुनिए, उनके प्रति संवेदना रखिए। और इस संदेश के आधार पर ही उन्होंने ये सब चीजें की है। और आप लोगों को पता ही होगा, हाल ही में अयोध्या में जो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया है, वो भी एक संदेश है इस कर्मचारी वर्ग को कि आप लोग मतलब अपने आप को छोटा नहीं समझें। आप भी इस देश के, इस वर्ग समाज के, इन सब के आप भी उतने ही अभिन्न वर्ग हैं। अभिन्न आपका भी एक योगदान है। कोविड जैसी वैश्विक महामारी में जब पूरा देश ही नहीं विश्व जूझ रहा था और सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, सुरक्षित बैठे थे, तब ये कर्मचारी वर्ग बाहर निकला हुआ था सबको स्वच्छ रखने के लिए, सबको स्वस्थ रखने के लिए। इवन परिवारजन ने साथ छोड़ दिया था तो अंतिम संस्कार तक इस वर्ग ने किया। तो ऐसे लोगों के प्रति तो हम लोगों की बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका ध्यान रखें। इनको छोटी छोटी सुविधाओं से ही ये खुश हो जाते हैं, तो इनको इनका जो हक है, इनकी जो समस्याएं हैं, उससे इनको मतलब इनकी समस्याओं से निजात दिलाकर इनको खुश रखें, इनको इनका हक दिलाएं। ये अपनी मेहनत के पैसे चाहते हैं, काम के बदले वेतन मांगते हैं। अगर उसमें भी इनको कोई तकलीफ हो तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी वर्ग दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब दोनों अच्छे तरह से मिलके काम करेंगे तभी गाड़ी अच्छे से चल पाएगी। ये पहिए हैं दो गाड़ी के, जो हम स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी का सपना जो हम देखते हैं, वो बिना सफाई कर्मचारियों के संभव नहीं हो सकता। इसलिए इनको ध्यान में रखकर इनके कामों को सराहें, इनको सम्मान दें। आज हम इनकी छोटी छोटी समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं ही अपनी तरफ से कुछ इन लोगों के लिए बोलूंगी, उसके बाद जो इंडिविजुअल समस्याएं होंगी, प्रतिनिधियों की समस्याएं होंगी, वो मुझे बताएंगे वो लोग, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो भी बात मैं बोलूंगी वो जिस भी मतलब डिपार्टमेंट में हो, जहां भी सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, वो वहां के लिए वो चीज लागू होनी है। तो आप लोग सभी उसको नोट करिएगा कि क्या क्या चीजें इन लोगों के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी नगर परिषद, तो 2 परिषद है ना? हाँ जी मैम, 2 है, चंबा और डलहौजी। हाँ हाँ, तो चंबा से शुरू करें पहले। जी मैम, चंबा से शुरू। कि चंबा में कितने कर्मचारी हैं और किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं? 90 कर्मचारी हैं जी, इसमें ठेकेदार के तहत 90 हैं। बैठ के इसमें माइक में बोल दीजिए। रेगुलर हैं 16। रेगुलर कर्मचारी हैं 16।
और बाकी के माध्यम से है 90। अच्छा अच्छा। तो ऐसा कभी डिमांड नहीं करी है कि हमको रेगुलर कर्मचारी चाहिए? डिमांड करी है स्टेट गवर्नमेंट को, जो यूडी को, इसके बारे में कि हमें और एक पद खाली है कुछ, और जो एम्प्लॉइज नहीं है उनकी डिमांड करी। फिर क्या हुआ उसका? ऊपर से कोई ऐसा अधिकारी आया नहीं। तो रिमाइंडर भेजिए। देखिए जिस तरह का मतलब वो है, चंबा जगह है, हिली एरिया है, बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता, टूरिस्ट आते हैं, तो कैसे उसको हम कर पाएंगे जब कम लोगों के उसमें, और जब हमें आवश्यकता है तो हम स्थायी भर्ती करें, रेगुलर कर्मचारियों को उसमें लें, क्योंकि सफाई का कार्य रेगुलर कार्य होता है। और हम और आप सब जानते हैं कि शोषण होता है कॉन्ट्रैक्ट में सभी कर्मचारियों को, उनका कोई जॉब सिक्योर नहीं होता, उनकी गारंटी नहीं है, कभी भी निकाल देते हैं। तो इनको हम अच्छा कुछ जीवन इनके बच्चों को देना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले कि इनको रोजगार दिया जाए, और रोजगार तभी होगा जब ये परमानेंट इनकी कोई वैकेंसी हो या परमानेंट ये लोग कहीं लगे, इनको जॉब गारंटी मिले कि हाँ आप हमारे कर्मचारी हैं। तो जहाँ जितने लोगों की आवश्यकता है, क्षेत्रफल बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, संख्या भी बढ़नी चाहिए सफाई कर्मचारियों की। इसका ऐसे करके इसको लिखिए, डिमांड करिए आप, ठीक है। उसी तरह से डलहौजी मैम हमारे पास 21 सेक्शन पोस्ट हैं, उनके अगेंस्ट 8 रेगुलर हैं और 13 वेकेंट हैं, और 37 कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं मैम, और 9 हम मुख्यमंत्री आजीविका योजना में हम लोगों ने लिए हुए हैं। तो इसके लिए डिमांड मैम हर मंथ हमारी जाती है गवर्नमेंट को, तो अगर हमें पोस्ट सेक्शन हो जाती है तो देखिए आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके गवर्नमेंट में लिखिए, रिवाइज करिए, उसको रिमाइंडर भेजिए कि हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर। एक नगर पंचायत है चुवाड़ी, नगर पंचायत हमारे पास मैम कुल टोटल सेक्शन पोस्ट 8 हैं सफाई कर्मचारियों के रेगुलर, उसमें से 7 तो पोस्टें भरी हुई हैं। इसके अलावा मैम 26 हमारे सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हैं। अच्छा, तो एक खाली क्यों है? हमने भेजी है, अभी सरकार जैसे दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से करेंगे। मतलब जो सैंक्शन पोस्ट है उसमें खाली है? जी, एक खाली है। एक खाली है, तो उसको भी फिल करिए जल्दी से। एक आदमी और लगेगा, उसको रोजगार मिलेगा, उसके घर का चूल्हा चलेगा, ठीक है। इसको जल्दी से जल्दी करिए, इसको लिख के भेजिए। अभी यूनिफॉर्म मिलती है सफाई कर्मचारियों? जी मैम। जी मैम मिलती है। क्या देते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू पहले आप रेगुलर की बात करें। उनको मैम हम अलाउंस देते हैं हर महीने। कितना? यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 340 रुपये मिलते हैं एक महीने का? हाँ जी। 340 रुपये यूनिफॉर्म का देते हैं? हाँ जी। तो कैसे उसमें एक महीने में कैसे होता होगा ये सिस्टम? या तो साल में होता है मैम? वो पर मंथ देते हैं सैलरी के साथ ही। पर मंथ की सैलरी में भी इन एडिशन भी हम डलहौजी में जैसे मैम इन लोगों को हम जैकेट्स देते हैं कोई फेस्टिवल दिवाली पे, और शूज़ देते हैं मैम, इनको गम शूज़ देते हैं, और रेन कोट्स देते हैं मैम, ग्लव्स मास्क रेगुलर देते हैं। देखिए ये जो 300 और ये रुपए आप 40 रुपए दे रहे हैं ना, यूनिफॉर्म के लिए दे रहे हैं आप। आपके कोई कर्मचारी आए हैं? तो कब आएंगे फिर? लाना चाहिए ना। दूर है, डलहौजी से है। तो कोई यूनियन के हैं यहाँ पर, बता सकते हैं कि क्या आप ये जो हर महीने पैसे मिल रहे हैं उससे यूनिफॉर्म का ठीक से रहता है क्या सिस्टम आपका? कर्मचारी बताएं।
340 रुपए में आप यूनियन की मतलब ये यूनिफॉर्म किस तरह से मैनेज करते हैं? हाँ बताओ, देखो बोलो, कोई अच्छा हो सकता है, कोई अच्छा रास्ता निकल जाए, बताइए। जो प्रतिनिधि हैं अगर वो बोलना चाहें। मैडम ये ऐसी बात है, 340 से ठीक बोलते कम है, एक साल का 3,500 रुपया बनता है। अगर वो बढ़ाकर 500 रुपये किए जाते 6,000 में तो यूनिफॉर्म बड़ी मर्जी से आ सकती है साल की, ऐसा सरकार मानती है हमें। मैं SPI कर्मी जी को रिटायर हूँ स्वास्थ्य विभाग से, तो उस वक्त भी हमें 250 रुपये मिलते थे, लेकिन ऐसा होता है उस वक्त 250 रुपये बंद करके हमने यूनियन ने CM साहब को लिखा था, उन्होंने 250 रुपये बंद करके फिर उन्होंने हमें ठंडी वर्दी और गर्म वर्दी देने। वही मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए, हम पैसे की बजाय अच्छी क्वालिटी और अच्छे उसका हम यूनिफॉर्म ही लेना इनसे, मौसम के अनुसार यूनिफॉर्म लें, चाहे वो 3 की आए चाहे 6 की आए, उससे हमें मतलब नहीं है। हमको यूनिफॉर्म अच्छी क्वालिटी की चाहिए। ऐसा कर सकते हैं आप लोग? मैम हम इनसे लिखवा लेंगे, उसके बाद कर सकते है ना? अगर आप ये कर्मचारी अगर चाहते हैं तो मौसम के अनुसार इनको यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए। बारिश में रेनकोट मिले, ठंडी गर्म वर्दी मिले और जैकेट वगैरह। तो ये यूनिफॉर्म का वो ऐसा पार्ट नहीं है। कई बार ऐसा होता ना कि जैकेट दे दिया, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म नहीं है जैकेट सिर्फ सेफ्टी है कि एक मतलब सड़क पे जब आप काम कर रहे हैं तो नजर आए कि कोई है यहाँ पर, ये यूनिफॉर्म में काउंट नहीं होगा। यूनिफॉर्म होगी सर्दी और गर्मी के हिसाब से और बारिश के हिसाब से। अब ये 3 चीजें होती है इसमें, और यूनिफॉर्म में शूज आएंगे। तो क्या आप इतने से 3,000 रुपए साल के में कर सकते हैं ये चीजें? नहीं ले सकते ना। आजकल तो सिलाई महंगी पड़ती है, कपड़े लेके और फिर सिलो। तो इससे बेहतर है कि आप लोग यूनिफॉर्म की डिमांड करें। इनको यूनिफॉर्म प्रशासन दे, नगर निगम दे, परिषद दे या नगर पालिका दे, जो भी वो लोग दें, और यूनिफॉर्म मिले इनको मौसम के अनुसार। क्योंकि छाता पकड़ के झाड़ू नहीं लगा सकते, रेनकोट चाहिए बारिश में, और सर्दी इतनी होती है उसके लिए भी जैकेट वगैरह ये सब चीजें चाहिए। अच्छा, आई कार्ड मिलता है? पहना है किसी ने? कॉन्ट्रैक्ट में है, रेगुलर में? कॉन्ट्रैक्ट में। एड्रेस वगैरह ही है, कोई EPF नंबर नहीं है, कोई मोबाइल नंबर नहीं है। और रेगुलर कर्मचारियों को मिलता है? नहीं मिलता। हाँ, देखिए कोई बात नहीं ना, नहीं मिलता है तो कोई ना, बताएंगे आप तभी तो हम उसको करेंगे ना। ठीक है, अभी मीटिंग का वो करके, हाँ इसमें सिर्फ आपका नाम पता ही लिखा है बस। सभी लोग नोट करें इस चीज को। देखिए, यूनिफॉर्म का भी नोट करिएगा, और आई कार्ड भी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं चाहे रेगुलर काम कर रहे हैं। आई कार्ड ऐसा बनेगा जिसमें इनका ब्लड ग्रुप मेंशन होगा। सुबह सवेरे निकलते हैं अंधेरे में, हिट एंड रन के केस हम देखते हैं, कोई भी गाड़ी ठोक जाती है, कोई जानकारी नहीं है, उसकी वजह से वहाँ सड़क पे ही पड़े रहते हैं कई बार। तो कौन आएगा, कौन उठाएगा? लेकिन गले में आई कार्ड है तो फर्स्ट एड इनको जरूर मिल जाएगा। इसलिए इनका ब्लड ग्रुप, इनकी एम्प्लॉय ID जो भी है वो, इनका EPF और ESI नंबर, ये दोनों नंबर और ये ब्लड ग्रुप, ये चीज़ें इसमें आई कार्ड में मेंशन करके अच्छा उसका आई कार्ड इनको बना के दीजिए सभी कर्मचारियों को। देखिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं और मैं दोबारा पूछूंगी, ये मेरे को एक्शन टेकन सब चीज़ों का चाहिएगा फोटो के साथ कि हाँ ये वाले आई कार्ड हम सब कर्मचारियों को दे रहे हैं। और वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हैं तो वो भी सुन लें कि वो उनको भी ये सब चीज़ें बनानी है। अटेंडेंस कैसे होती कर्मचारियों की?
वार्ड वाइज या ऐसे जोन वाइज कैसे करते हैं अटेंडेंस? हमारे सुपरवाइजर्स रहते हैं हाँ। और ये वार्ड वाइज वर्किंग प्लेस में ही अटेंडेंस, और कुछ जो हमारे पब्लिक बिल्डिंग्स में लगे हैं उनकी ऑफिस में। देखिए सफाई कर्मचारी जो हैं वो बहुत ही मतलब सेंसिटिव समझ लीजिए, उनको संवेदना वाले व्यक्ति होते हैं। इन लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा जो सजेशन है कि इनको जोन वाइज यानी 2-3 वार्ड सराउंडिंग वार्ड को ले लीजिए और बीच में एक ऐसा पॉइंट बनाइए जहां सबको आने में सुविधा हो, और ऐसी जगह इनको 2 रूम सेट का रोल कॉल सेंटर कह लीजिए या चेंजिंग रूम कह लीजिए, 2 रूम सेट का एक बिल्डिंग छोटा ऐसा बना के दीजिए विद फैसिलिटीज। उसमें उनको पीने के पानी की व्यवस्था हो और उनके टॉयलेट्स वगैरह उन लोगों के हो, एक लेडीज और एक जेंट्स। यूनिफॉर्म पहन के घर से ना आए, वहां आके पहने और वहीं चेंज करके वापस साफ सुथरे कपड़े अपने घर पे पहन के जाएं। गंदी यूनिफॉर्म घर पे पहन के जाएंगे, देखिए जिस तरीके का काम करते हैं वहां पर कई प्रकार के जीवाणु कीटाणु ये वो सब होते हैं, यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। घर जाएंगे, घर पे बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, खुद तो हो ही रहे हैं, साथ में उनको भी इन्फेक्टेड कर देंगे। तो कम से कम परिवारजन की सुरक्षा तो जरूरी है ना, इसलिए 2 रूम सेट। यहाँ पर तो इतना कुछ वो है भी नहीं, अच्छे सुंदर सुंदर ऐसी बिल्डिंगे हैं पहाड़ पे, तो इतना कुछ होता नहीं है ना, जगह भी इतनी नहीं चाहिए का। और 2-4 वार्ड एक साथ मिलके सराउंडिंग जो बीच में सेंटर पॉइंट में 2 रूम सेट का रोल कॉल सेंटर या चेंजिंग रूम आप बनाएं इनके लिए, ताकि ये बैठ के अपने चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। बारिश आ रही है तो कम से कम वहाँ रुक तो सकते हैं, नहीं तो कोई भी दुकान वाला, कोई भी मकान वाला कोई खड़ा नहीं रहने देता है, हटा देते हैं। वो महिला सफाई कर्मचारी हैं, कई प्रकार की समस्याएं उनके साथ होती हैं, छोटा बच्चा भी होता है उनका, तो कभी उसको भी संभालना है या कुछ करना है, तो एक इनका मतलब जैसे कोई ठिकाना जैसा बोल दो, कोई एक इनकी जगह है कि ये यहाँ आके अपना थोड़ा वक्त गुजार सके, लंच कर सकें, चाय नाश्ता कर सकें। इसलिए चेंजिंग रूम की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। 2 रूम सेट चेंजिंग रूम, जहाँ जगह आप लोग उचित समझें वहाँ करिए। और 0 से मतलब ऐसे ही शुरुआत होती है, कहीं एक बना के देखिए, फिर अच्छा होता है तो दूसरी जगह भी और बनाइए। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसा बनाइए चेंजिंग रूम इनका। अच्छा, डीपीसी का क्या प्रोसेस है? प्रमोशन होता है सफाई कर्मचारियों का? प्रमोशन नहीं होता मैडम जी, नहीं होता ना, नगरपालिका में कोई प्रमोशन चैनल नहीं है। सफाई कर्मचारी भर्ती होता है और वैसे ही रिटायर्ड हो जाता है ना, ऐसा ही है ना? जी जी जी। तो प्रमोशनल चैनल है। हाँ हाँ, प्रमोशनल चैनल है, उसमें कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चाहिए होती है, जैसे मिनिमम उनको +2 चाहिए होता है। तो ये सफाई कर्मचारी से मैम सैनिटरी सुपरवाइजर और वहाँ से सैनिटरी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो किया है प्रमोशन? मैम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं, बेसिकली जितने मेरे पास 7 नहीं, रेगुलर, लेकिन देखिए उनको मैम कही थी बात कि आप प्राइवेट भी आप पढ़ सकते हो, तुम +2 कर लीजिए तो आपके लिए स्कोप है। नहीं, देखिए इसमें सिस्टम ऐसा होना चाहिए जैसा और जगह भी होता है, हमारे राजस्थान में भी होता है कि 50% आप सीनियरिटी से लीजिए। सालों से कर्मचारी काम कर रहे हैं, अभी बुढ़ापे में रिटायर होने की नौबत जहाँ पर ही आ रही है, तो क्या पढ़ाई करेंगे वो? 50% एजुकेशन, 50% सीनियरिटी। तो ऐसे करके इसका एक वो बनाइए और प्रमोशन करिए इनका। आजकल तो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आजकल की तो भर्तियां हैं नहीं इनकी,
जो रेगुलर हैं, और आजकल के बच्चों को तो कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, तो प्रमोशन का तो कहीं है ही नहीं, वो तो जॉब की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसमें ऐसा कुछ करिए कि इनका प्रमोशन हो, जितने भी रेगुलर कर्मचारी हैं, और सीनियरिटी से दें। जो अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको वो कर, देखिए कई बार गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी करवाती है एसआई वगैरह के, और इनका ट्रेनिंग जो होती है वो हमारे वहाँ होता है राजस्थान में। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो लेकिन कुछ अच्छा है तो और स्टेट वालों की जैसे ही हम लोग भी उसमें करें। अगर पॉलिसी मैटर है तो आप लोग लिख के दीजिए उसको, कुछ सरकार में कुछ भेजना तो पड़ेगा ना। नहीं तो जो सालों से चला आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा, तो ऐसे तो कोई भी बदलेगा नहीं उस चीज को, और ये लोग जहां थे वहीं रहेंगे। इसलिए प्रमोशन का डीपीसी करिए, उसमें सीनियरिटी प्लस एजुकेशन कर दीजिए, तो जो सीनियर लोग हैं उनको भी ऊपर सम्मान से थोड़ा सा यूं लगेगा, है ना। खाली पीली ऐसे नहीं कि पेन और डायरी पकड़ा दी कि लो तुम सुपरवाइजर बन गए, लो तुम इंस्पेक्टर बन गए, जाओ ये काम करो, वो काम वो कर रहा है, वो नाम से खुश हो गया, लेकिन उसका जो मेहनताना है, उसका जो पद का जो है वो उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार में रिकॉर्ड उसका सिर्फ सफाई कर्मचारी का है, चाहे वो काम भले किसी का भी करो। इसलिए इसको प्रमोशन का एक वो बनाइए, चाहे मीटिंग का हवाला दीजिए। इनका प्रमोशन 50% एजुकेशन प्लस 50% सीनियरिटी से लिस्ट बनाइए, और इनका जल्दी से जल्दी प्रमोशन करिए। तीनों एमसी से निवेदन रहेगा कि आप कंबाइंड प्रपोजल हमारे पास भेज दें, ताकि डीसी ऑफिस के माध्यम से टेकअप किया जा सके। तो तीनों जो हमारे हैं, मैं भी यहाँ से नगर परिषद से हूँ, मैं भी सुपरविजन करता हूँ 10 वर्ष में। मेरी जो पोस्ट है वो सफाई कर्मचारी है। ये नहीं रहा, मैं 35 साल हो गए, मेरे को 5 साल तो वैसे रिटायरमेंट पूरे लेंगे। जो पोस्ट है मेरी सुपरविजन करता हूँ। हाँ मुझे पता है वो। हमने अपने हाथ से काम कमाया, हमारे को पूरा नॉलेज होता है, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती हमारे। हमने अपने हाथ से काम किया होता है ना, तो हमारे को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। पहले हमने कमाया है काम, 10 साल तो सुपरविजन करता हूँ। तनख्वाह तो बड़ी नहीं ना, उतनी तनख्वाह है जो सफाई कर्मचारी। वही तो, इसलिए आप ये इसका कंबाइंड प्रस्ताव बनाइए, ठीक है। ऐसा करते नहीं, मैं साफ बोलूँगा, मैं आपकी पूरी बात रिपोर्ट करता हूँ अपने दिमाग। आप यहाँ पे भूलेंगे ना, जैसे चंबा की कमेटी कुछ नहीं करेगी। हमने बड़ी मीटिंगें देखी, पहले सरवीन चौधरी जी आए थे, सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय योग, उस वक्त भी हमने डिमांड रखी थी, हुआ कुछ नहीं चंबा। देखिए एक बात बोलूँ मैं, ऐसा ही है, आगे नहीं पता है। ठीक है चलिए, एक बात बोलूँ मैं, अब मेरी बात सुनिए आपने। हम लोग नेगेटिव क्यों सोचते हैं हमेशा? ठीक है, सालों से नहीं हुआ कुछ, लेकिन फॉलो अप भी तो नहीं हुआ था ना। आप लोगों ने कोशिश करी कुछ, वो तो आके बोल गए कोई बात नहीं। फॉलो अप किसने किया? डिमांड किसने करी? इतने सालों से आपने कोशिश करी थी कभी? 1 साल से मैं आयोग की उपाध्यक्ष हूँ, आप लोगों में से किसी ने कुछ आके बताया क्या कोई समस्या है? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पर। मैडम जी देखो, हम तो भी छोटे से कर्मचारी हैं। अपने आप को छोटा समझना बंद करिए आप। जिस दिन आप अपनी सोच बदल देंगे ना, उस दिन सब बदलाव हो जाएगा। हमारा महकमा है ना मैडम जी, हमारे को थोड़ी इस चीज की नॉलेज देते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। हम तो डायरेक्ट बोलते हैं, हमारे गणमान्य ऑफिसर है, बड़े बड़े बैठे हैं, ईओ साहब बैठे हैं, एसडीओ साहब बैठे हैं, और हमारे को गाइडेंस कोई नहीं करता है। सीधी बात है। तो अभी क्या करें फिर? अभी मीटिंग लें या फिर बंद कर दें? फिर एनर्जी वेस्ट करने का मतलब ही नहीं है ना, जब आपके तो कोई कुछ करता ही नहीं है, हैं? फिर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? सबका समय भी खराब हो रहा है, आपका भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। कभी भी सोच को नेगेटिव नहीं रखिए। हो सकता है जो सालों से नहीं हुआ वो अब हो जाए।
हाँ तो होना चाहिए, पर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा जब ही होगा ना। अगर बीच में ही नेगेटिविटी आ जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए सामने वाला भी यही सोचेगा ना कि ठीक है हमारा तो वैसे ही काला मुंह हो रहा है, कुछ नहीं करते हैं तो क्या करना, करके रहने दो, जैसे हैं वैसे ही रहने दो इनको। सही है ना। देखिए मैं बहुत सही बात बोलती हूँ, मैं चाहे अब बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा मेरे को, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बोल रही हूँ कि हम लोग जब अपने आप को कमजोर जिस दिन समझना बंद कर देंगे ना, उस दिन से हमारी शुरुआत हो जाएगी ऊपर चढ़ने की। मैंने फर्स्ट में ही कहा था कि जो कोविड जैसी महामारी में नहीं डरे, जिनको कुछ नहीं हुआ भगवान की दया से, वो लोग हार मानेंगे तो कैसे चलेगा देश। 28 कोविड के टाइम से मैंने 28 डेड बॉडियों का संस्कार मैंने करवाया। वो मैंने पहले ही बोल दिया ना, मुझे मालूम था आप लोगों ने बहुत किया काम। सम्मानित किया 15 अगस्त नहीं किया, माता रानी की वजह किया है ना। तो सम्मान से बड़ा क्या चीज होती है, और कुछ नहीं होता है, सम्मान से ज्यादा कुछ नहीं होता है ना। इसका मैम मैटर हम लोग टेकअप कर लेंगे जो प्रमोशनल रेवेन्यूज क्रिएशन का। देखिए अब ये आप लोगों के हाथ में है जी कि इस जो आयोग के लिए जो कह रहे हैं ना भाई आएंगे आप चले जाएंगे, पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा। इस मतलब सोच को, इस धारणा को बदलने के लिए जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ ना, उनमें से कुछ भी 1 2 10 में से अगर 2 भी आप लोग कर देंगे ना, तो यहाँ जो इतना ये सब हो रहा है वो सफल हो जाएगा। महोदय मैं इस पर अभी मेरा आया, मैं ऊना से ट्रांसफर होकर मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकार ने पहले से ही प्रावधान किया हुआ है। कुछ बातों की जानकारी यहाँ नहीं है। हमारे ऊना में ही जो सफाई कर्मचारी थे उनको हमने +2 करवा के डिप्लोमा इन सैनिटेशन करवाया लुधियाना से और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से करवा के आज का वो बच्चा हमारा सैनिटरी सुपरवाइजर लगा हुआ है। थोड़ा यहाँ कम्युनिकेशन गैप है और प्रयास करेंगे। जैसे आप आए हैं पहले ऊना में भी हमारे पास अध्यक्ष आए थे, उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया और हमने लोगों को प्रयास किया कि जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं उनको यही प्रमोट करके, क्योंकि इनमें से ही जब हम सुपरवाइजर लगाते हैं तो काम ज़्यादा बेहतर होता है। जब जिम्मेदारी इनको दे देते हैं हम लोग, हमने ये देखा है कि अच्छे रिजल्ट आए हैं बजाय और लोगों को भर्ती करने के। हाँ, इनमें से जब हम करते हैं तो परिवार में से भी लीडर बन जाते हैं तो अच्छा काम करवाते हैं। तो देखिए अनुभव प्रमाण पत्र की तो आवश्यकता ही नहीं है। ये तो सबको मालूम है कि सफाई कर्मचारी जो एक वर्ग है ये तो अपने आप सब जानता है कैसे काम करना है। और वो जो मैं बोल रही थी ना उसका वो अलग लाइन में ले गए भर्ती। एक्चुअली में होता है ना, कई बार होता है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करके आओ, लेकिन ट्रेनिंग भी सरकार खुद ही करवाती है उस कर्मचारी को, उस सफाई कर्मचारी को। उसका कोई भी उसमें नहीं खर्च होता है और सरकार खुद करवा के खुद ही उसको उसमें रखते हैं डिपार्टमेंट। ये चीज मैं ही बोल रही थी वहाँ पर। एक बात और भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि एक सफाई जमादार की पोस्ट भी होती है। जो सफाई कर्मचारी सीनियर होता है उसको सफाई जमादार बना दिया जाता है, वो उनके ऊपर सुपरवाइजर होता है। वो भी यहाँ अभी नहीं है। प्रयास करेंगे ऐसे लोगों को सफाई जमादार एडजस्ट कर दें जो अनक्वालिफाइड है और सालों से कर रहे हैं, तो उसमें आ रहे हैं ना वही कि वो सीनियरिटी वाले लोग। तो ये जो बन रहा है, बोला है मैंने कि 50% ये लोगों को लीजिए, पढ़ाई तो अब कहाँ करेंगे, इसलिए इनको सीनियरिटी से लीजिए और जमादार एसआई जो बनाना है। और आप इन जो और लोग हैं एजुकेशन में हैं, बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी बनाइए। तो दोनों तरह से इनको करना है, ठीक है। और इसको जल्दी से देखिए, मेरा मतलब अगर थोड़ा बहुत ही कुछ रखना है तो आप लोग कुछ ना कुछ कर। क्या ऑब्जर्वेशन हुई है सर? मैम वो है अपना जो थोड़े बहुत कागज को काम थे वो तेरे द्वारा बना के भेजो। पहले तो 1 साल तो मुझे कागज नहीं बताएंगे, 1 साल में दफ्तर जाता ना मुझे कागज अभी पेंशन लगेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके बाद आपकी कागज की फॉर्मेलिटी आएगी। 1 साल तो मुझे कागज का बताएंगे दफ्तर में। अब कितने दिन लगेंगे?
मैम ऑलरेडी पहले आज कागज बन जाएंगे। आप बताइए कितने दिन लगेंगे? 1-2 दिन में भेज देंगे। नहीं, क्या डॉक्यूमेंट पेंडिंग है? मैं मुश्किल है जी, उसे कंफर्म करके कौन सा डॉक्यूमेंट पेंडिंग है उसको जल्दी से फाइल करके और विद इन वीक उसको भेज देंगे। और अभी तक मेरे पास नहीं, भेज तो देंगे, फिर वहाँ पड़ा रहेगा 2-4 साल, फिर क्या होएगा बताए? वहाँ भी फॉलो कर लेंगे, फोन करके प्रोफेशनल करेगा, उनका काम है। और ये इतने सालों तक डॉक्यूमेंट्स के लिए चक्कर लगाने का क्या प्रोसेस है ऐसा? आपका कर्मचारी था ना, आप लोगों के लिए ही काम करते हुए वो चले गए, तो क्यों नहीं उसको, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती डिपार्टमेंट की कि इनका उसको सहायता करें? क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या चाहिए, एक ही बार लिस्ट बना के दे दीजिए, वो कर देंगे। 2 साल हो गए, 2 साल में 2 कागज नहीं बने, कैसे चलेगा देश? नहीं हो सकता ना भाई। कर्मचारी के बच्चे, मान लो ये तो चलो समझदार है, बना रहे, किसी के छोटे छोटे ही बच्चे होंगे, वो कहाँ बनवाने जाएंगे कागज? कोई ना समझ होंगे, बीवी पढ़ी लिखी नहीं होगी, बूढ़े माँ बाप होंगे, कुछ भी हो सकता। फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों की सहायता करे? मुखिया तो डिपार्टमेंट ही है ना इनका, इन्हीं के कर्मचारी, यानी आप ही के कर्मचारी हैं। 2 साल अब नहीं, आपके यहाँ प्रावधान है ना मृतक आश्रित का, आप लगाते हैं ना नौकरी, देते हैं नौकरी, तब फिर दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। आपके पास पोस्ट अवेलेबल है ना कंपैशनेट के अंदर? मैं इसको तो अभी देख के मीटिंग के बाद ही देख के, हाँ, इसकी आज ही कार्रवाई होनी है सारी, ठीक है? और इसको जितना जल्दी हो सके इसको नौकरी दीजिए। एक्चुअली मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप चंबा आए और इस तरह से जो आप डिटेल में बता रहे हैं। यहाँ भी हमारे साथ में सफाई कर्मचारी बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हैं। जैसे अभी यहाँ से चंबा नगर परिषद ने भी जो आपने ये पूछा कि कितने कर्मचारी हैं, तो ठेका वर्कर 90 बताए हैं। तो ज़्यादातर आजकल सारी जगह पे ठेका वर्कर है, और मैडम ठेका वर्कर की बहुत बड़ी समस्या है। मैडम ने रोजी की बात, देखिए 1 सेकंड मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन मैंने कहा था कि पहले मैं बोल लूँ, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट वालों की बाद में बात करेंगे, ठीक है? तभी आप अपनी बताइएगा, है ना? ठीक है। देखिए एक और आती है इसमें कि सैलरी कितनी तारीख तक इनके अकाउंट में आती है? सैलरी कब आती है अकाउंट में? बैंक में आती है ना? कितनी तारीख तक आती है? 10 तारीख। और मान लो कोई लोन वोन लिया होता है तो बैंक की किस्तें वगैरह ऐसे वो कितनी तारीख को कटती है? 2 तारीख को मैम। तो जब तनख्वाह ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो आप 9 तारीख को क्या लेंगे? हाँ हाँ, क्या लेंगे बताइए? तो नोट करा जाए सभी कर्मचारियों की, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हैं चाहे कोई से भी हैं, विदिन 1 वीक, और हो सके जहाँ तक 1 ही तारीख को। देखिए सबकी तनख्वाह 1 तारीख को ही आती है ना, तो इनकी 10 तारीख को क्यों, इतने दिन क्यों बढ़ाना है उसको? 8 दिन 9 दिन बाद भी डाल रहे हैं तो 1 ही तारीख को कर दीजिए ना। 1 तारीख को सभी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच जानी चाहिए। अरे मैं तो भाषण नहीं दे रही हूँ क्या? ठीक है, सब कर्मचारी। बैंक की पेनाल्टी अगर आप लोग डिपार्टमेंट भरने के लिए तैयार हैं तो भले 15 तारीख को डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन बैंक वाले जो पेनाल्टी लगा देते हैं लोन के और इसकी, तो उसके लिए तो आपको पहले ही डालना पड़ेगा तनख्वाह। इसलिए ये नियम बना दीजिए, सब जगह सर्कुलर ये भेज दीजिए कि 1 तारीख को इनकी तनख्वाह इनके खाते में पहुंच जानी चाहिए। अच्छा मिनिमम, हाँ इसमें बोलने के लिए माफी चाहता हूँ।
जो अभी मैंने बोला नहीं 10 तारीख को तनख्वाह मिलती है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ठेकेदार से 10 को भी नहीं मिलती होगी, मुझे मालूम है, बताने का वो है। 24 को तनख्वाह मिलती है, 24-25 को पाते हैं। सबसे बड़ी बात मैडम जी, जब ये ठेकेदार को बोलते हैं हमें पे दो, ठेकेदार बोलता है भाई जब नगरपालिका का बिल पास करेगी तो तब आपको तनख्वाह मिलेगी। वो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट वालों की बात अभी बाद में करेंगे, अभी है ना। पेंशन के कोई मामले हैं पेंडिंग? जिस किसी कर्मचारी को पेंशन हो गई यानी वो रिटायर्ड हो गया है, उसका कोई मामला पेंडिंग है, उसके पैसे उसको नहीं मिले हैं, ऐसा कुछ है क्या? पेंशन केस पेंडिंग? हाँ, तो आपको तो मैंने पूछा ही था पहले भी कि कोई निगम से है या नहीं है। पर नेगेटिव नहीं बोलना कि ये अब नहीं देंगे। हाँ, जो नहीं किया है वो बोलो। रिटायर होके क्या खाएगा, क्या परिवार को खिलाएगा? परिवार को आस होती है, रिटायर होके भी कुछ पेंशन की परिवार को आस होती है। देखिए एक सेकंड, तो एक साल लग जाता, पैसा मिलता ही ठीक। अभी मैंने पूछा कि कोई केस पेंडिंग है, केस का नाम बताइए। ये तो पेंडिंग तो 3-4 केस है जी, 3-4 केस हैं, तो 3-4 केस हो, 3-4 ही सॉल्व होने चाहिए, जितने भी पेंडिंग है। हाँ, मृतक आश्रित के जितने भी केस पेंडिंग है वो सारे होने चाहिए क्लियर। दूसरी बात, जो पेंशन की बात कर रही हूँ मैं, एक मेरा मैम केस पेंडिंग है हार्नेस का। कौन सा? हार्नेस केस है, मेरी मदर का ना। कंपैशनेट कौन सी जगह पे है? जगह कौन सी जगह पर? कमेटी कॉर्पोरेशन में, एमसी चंबा। हाँ जी, ये सारे केस मेरे को उसका डिटेल चाहिएगा, ठीक है। अच्छा, जो ये पेंशन की बात आ रही है उसमें मैं बताती हूँ आपको कि देखिए, कोई भी व्यक्ति रिटायर्ड होता है, कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है, तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि कल ही उसकी डेट आई है या 2 दिन आई है या 5 दिन आई है, ऐसा तो होती नहीं है। पहले से निश्चित पता है कि ये इस तारीख को ये कर्मचारी इस महीने में रिटायर्ड होगा, इस साल में रिटायर्ड होगा, तो क्यों ना इस प्रोसेस को 6 महीने पहले उसके शुरू कर दें। ये नोट कर लीजिएगा सब लोग, पेंशन जिसकी रिटायरमेंट की तारीख है उससे 6 महीने पहले उसके कागजों में जो भी मिस्टेक हो, कई बार कर्मचारी बाद में धक्के खाता रहता है, आधार कार्ड सही नहीं है, स्पेलिंग सही नहीं है, नाम सही नहीं है, जन्म तारीख सही नहीं है, एड्रेस सही नहीं है, ये सब चीज़ें 6 महीने के अंदर अंदर इनकी हो जानी चाहिए। जो रिटायरमेंट का प्रोसेस है वो 6 महीने पहले हो, और जिस दिन वो व्यक्ति रिटायर्ड हो उसको उच्च अधिकारियों के सामने, उच्च अधिकारियों के साथ उसको ससम्मान उसके घर विदा किया जाए। सारा जीवन वो इतने साल वहाँ कर्मचारी बन के आप लोगों के लिए काम कर रहा है, वो जब जा रहा है तो अच्छी यादें साथ में लेके जाए, उसको सम्मान से विदा करिए, उसको ग्रेजुटी के पैसे जो उसके अपने हैं वो लेके जाएं, साथ में उसको चेक दीजिए, उसका उसी के पैसे हैं, उसमें क्या वो हो रहा है। आप अपनी तरफ से शॉल और कुछ मोमेंटो देना चाहें तो वो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ससम्मान उस कर्मचारी को विदा करें, और उसकी जो कार्रवाई होती है, जो कागज में मिस्टेक है वो सब पहले सुधार लें, बाद में उसको चक्कर ना लगाना पड़े कि भाई आप आओ ये कमी है, आप आओ ये कमी है, जिनसे सालों हो जाते हैं उसको रगड़ते हुए चप्पले जूते। ऐसा नहीं होना है, समय से पेंशन उसको मिल जाए, ठीक है। अच्छा, हेल्थ चेकअप होता है कर्मचारियों का? हाँ, डलोजी में होता है क्या? होता है। क्या करते हैं? बीपी शुगर तो नोट कर लीजिए, सभी कर्मचारियों के, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में हो चाहे कैसे भी हो, होल बॉडी चेकअप, संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण, उसमें बीपी शुगर तो होता ही है, प्लस उसका ईसीजी हो, उसका एक्सरे हो,
उसका ब्लड का टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, एलर्जी टेस्ट हो, मतलब जिस तरीके का काम ये करते हैं रिस्क का, कोई मतलब इतना रिस्क होता है कि किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियां उनको होने की संभावना रहती है। तो समय रहते पता चल जाए, इसलिए साल में 2 बार, अगर क्वार्टरली करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन साल में 2 बार तो कम से कम उनका होल बॉडी चेकअप होना चाहिए। और उसका रिकॉर्ड आप लोगों के पास रहे कर्मचारियों का ऑफिस में, ताकि जब अगले दिन जब कैंप में उसमें इनका वो हमें पता चल सके कि इनके हालात में कुछ बिगाड़ हुआ है या सुधार हुआ है। इसलिए इन कर्मचारियों का ध्यान रखना आप लोगों का वो है इसमें। और ये होल बॉडी चेकअप के लिए नोट कर लीजिएगा, सब जगह बीपी शुगर नहीं नापना है, होल बॉडी चेकअप चाहिए। ब्लड टेस्ट हो ताकि उसके सब कुछ कोई दिक्कत है तो वो सामने आ जाए, ईसीजी हो, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, एलर्जी किसी से हो रही है तो वो हो, ऐसे करके सारा उसका डिटेल जांच होनी चाहिए। देखिए कर्मचारी जो होते हैं, कुछ विशेष लोग होते हैं, वो भी काम करते, सालों से जो इसका काम कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की बस्ती या मोहल्ला या ऐसे कुछ होता होगा, जो भी आप लोग बोलते हैं उसको, तो क्या वहाँ पर सामुदायिक भवन है? ऐसा मतलब कि इतनी तनख्वाह भी नहीं है कि रेंट से कोई छोटे मोटे फंक्शन के लिए अपना पैसे देके किराए से कुछ गार्डन बुक करें या कोई हॉल बुक करें, ऐसा होता नहीं है ना कर्मचारियों की। तो इनकी बस्ती में कम्युनिटी सेंटर यानी सामुदायिक भवन, एक ऐसा हॉल बने जिसमें ये अपना छोटा मोटा फंक्शन तो कर ही सकते हैं, साथ ही एक रूम ऐसा बने जो डिजिटल लाइब्रेरी हो या जैसे भी आप लोग सुविधा इनको दे सकें, वो लाइब्रेरी के रूप में एक रूम ऐसा उसमें रहे जिसमें इनके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे महापुरुषों की जीवनी पढ़ सकें, अपने स्कूल की किताबें पढ़ सकें, वहाँ बैठ के उनको अच्छा माहौल मिल सके। तो उस बस्ती में सामुदायिक भवन जरूर होना चाहिए। कितनी है यहाँ पर कॉलोनियाँ? कॉलोनी में कितने लोग हैं थोड़ा सा बता दें। 700 लोग रहते हैं जी। 700 लोग कहाँ पर? में उसमें समुदाय भवन की जो बात की ना मैडम जी, वो माननीय साहब जी बैठे हैं यहाँ पर। तो 2019 में इन्हीं के द्वारा हमने 30 लाख का एस्टिमेट और नक्शा पास करके इनको दिया था। वो किसी कारणवश ये बात इनकी ट्रांसफर होगी। तो कहाँ क्या चल रहा है इसका स्टेटस, कहाँ तक पहुँचा उसका? वो वैसे ही है, सैंक्शन इनके ध्यान रखने लाएंगे। और जी साहब आए, हमने अभी आपका प्रोग्राम बन गया यहाँ कहते हैं, हमने सोचा था भी मिले, अभी इन्हें ज्वाइनिंग की है। देखिए अगर सैंक्शन नहीं हुआ है तो इसको करवा दो, और उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें थोड़ा अच्छा वो हो, स्पेस हो, साइड में गाड़ी वाड़ी का कुछ ऐसा हो। रोजी में भी मैडम बच्चे को अपने कम्युनिटी हॉल जैसा है ना कि शादी ब्याह के लिए हम भी बुक करते हैं, अगर मैडम उसमें कंसेशन हो जाए कर्मचारियों के लिए तो अच्छा है। नहीं, मैं तो सबके लिए बोल रही हूँ ना, खाली एक यहाँ चंबा के लिए नहीं है, सब जगह। कम्युनिटी हॉल बनाना मुश्किल है, रोजी में नहीं है, ऑलरेडी है बचत भवन ना। अगर जैसे 8000 है उसका एक पर शादी, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेशन हो जाए 4 या थोड़ा हो जाए। 4000 ही क्यों देना है आपको, क्या करना है? फ्री कर देंगे तो बहुत ही अच्छा। निगम का है ना, मतलब गवर्नमेंट का है, परिषद का है ना, तो परिषद ही कर रहा है उसको, तो फिर आप भी तो परिषद के ही कर्मचारी हो। तो डीसी साहब तो कर दीजिए, क्या है कर्मचारी तो रोज तो हो रही नहीं है शादी ब्याह, कभी कभी होता, कर दें, क्या फर्क पड़ रहा है। ये 2-4 हजार और बच्चे के उसमें ही जाएंगे, कन्यादान ही समझ लें, ठीक है। कभी कभी आती है एप्लीकेशन उसमें, तो कुछ भी करके उसको कर दीजिएगा इनका। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो तो इन लोगों के लिए भी कर दें। और जगह है आप लोगों की बस्ती में? जी
जगह है तो जगह बता दीजिएगा और उसका वो सारा करके। अच्छा, सब कुछ कंप्लीट है, सैंक्शन करना है बस खाली। तो इसको भी दिखवा लें। बाकी उसमें वो लाइब्रेरी जरूर करवाइएगा एक बच्चों की। लाइब्रेरी कोई भी नहीं है इनका कुछ भी। वो हॉल ही नहीं है अभी, तो कम्युनिटी सेंटर ही नहीं है। मैडम जगह तो मेट्रोसी में भी है है नदी के पास में वाल्मीकि नदी के पास जगह है, अगर वहां बन जाए तो मैं बहुत अच्छा है। मैम साहब ने लाइब्रेरी बनी हुई है मैडम, बहुत छोटी है मैडम। जिम भी हो जाएगा लाइब्रेरी। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, बड़ा फंक्शन होगा तो वहाँ पर कर लीजिए, और जो जगह आप बता रहे हैं वहाँ छोटा कुछ बनवा देंगे मैडम, है ना। तो जिम प्लस लाइब्रेरी है, और हाँ थोड़ा सा गार्डन टाइप ऐसा हो जाए, तो कोई बुजुर्गगण योग वगैरह करना चाहें तो वो भी हो जाए। मंदिर के साथ है ना मैडम, इसलिए। और मंदिर की भी देख रेख होती रहेगी, मतलब मंदिर भी अच्छा लगेगा। महर्षि वाल्मीकि जी को तो मोदी जी सम्मान दे रहे हैं, हमको भी देना चाहिए। तो इसको भी नोट कर लें, ये भी आपके प्रस्ताव बना के आप भिजवा दीजिएगा इसका भी, ठीक है। अच्छा, एक और अब हाँ पहले तो हम उसका कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी। कॉन्ट्रैक्टर भी आए हैं यहाँ पर, आए हैं। अच्छा, ये है ना आगे, ये बैठे हैं आगे। कितनी एजेंसियों को दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारी? 3 एजेंसी। यहीं के लोकल हैं, बाहर के हैं? लोकल हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दें। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो मेरे विभाग से संबंधित है कि हम इनका पुनर्वास करें, इनके स्तर को सुधारें। तो जहाँ तक संभव हो, सफाई कार्य का अनुभव तो सफाई कर्मचारियों से बेहतर किसी को होगा नहीं। तो जहाँ तक संभव हो, इसी वर्ग के लोगों को ये छोटे छोटे सफाई के काम के कॉन्ट्रैक्ट इनको दें, रोजगार देने वाले बनाइए इनको। ये तो हमेशा लेने ही चाहिए इनको कि हमको नौकरी दे दो, हमको सफाई कर्मचारी का, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लगा दो, चाहे किस में भी कर दो, हमको नौकरी दे दो। लेकिन आप अगर इनको इस तरह के छोटे छोटे कुछ रोजगार देंगे तो इनका स्तर सुधरेगा। जीरो से जो शुरू करेंगे ये, तो यहीं से तो होगा। महिलाएं मिलके 8, 10, 11 वो ऐसा होता है ना, स्वयं सहायता समूह, यहाँ पे भी चलते होगी स्कीम कुछ, उस स्कीम की तरह इन लोगों को ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, ठीक है। तो ये अगर आप देंगे तो काम भी अच्छा होगा और सब लोगों का, इनका भी अच्छा चलेगा, ठीक है। तो अब बताइए, कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी हैं। और देखिए, ऐसा नहीं होना, अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि मेरे को निकाल दिया नौकरी से, तो फिर ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो बात इनकी पीड़ा होगी वो आप सुनना। ये मतलब नहीं निकालना कि ये आपकी शिकायत कर रहे हैं, ठीक है। सुधार करना है, आयोग का काम है सुधार करने का। अगर ये अभी नहीं बोलेंगे तो बाद में बोलेंगे, और बाद में बोलेंगे तो भी मैं कार्रवाई करूंगी। यहाँ की प्रभारी हूँ मैं, हिमाचल में ही देख रही हूँ, इसलिए हिम्मत करके सामना करने के लिए तैयार रहें। अगर गलत कुछ हो रहा है तो इनको निकालने की बजाय इनके अच्छे के लिए सोच लीजिए, ठीक है। तो जो परेशानियां हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ज़्यादा संख्या में कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले कर्मचारी है यहाँ पर, तो जितनी चीज़ें जो मैंने बोली है वो सारी सुविधाएं तो इनको मिलेगी, पर सबसे बड़ा मैटर होता है कि इनका सैलरी, क्या इनको मिनिमम वेजेस से सैलरी देते हो आप?
कितना देते हो? 375 है महीने तो कितनी बनती है? अराउंड मैडम ईपीएफ और ईएसआई काट के 15,000। 15,000। कॉन्ट्रैक्ट में कौन है कर्मचारी यहाँ पर? कितनी तनख्वाह मिलती है? 11.5। बाकी के कहाँ गए? नहीं, डलहौजी से हैं तो डलहौजी के कर्मचारी कहाँ हैं? हैं? डलहौजी के कर्मचारी डलहौजी के कर्मचारी क्यों नहीं आए? ए वहाँ के डलहौजी के कॉन्ट्रैक्टर कहाँ हैं? अरे वो चंबा के कॉन्ट्रैक्टर कहाँ हैं? चंबा के कॉन्ट्रैक्ट बुलाए गए थे मैम, बुलाए गए थे तब भी नहीं आए। 3 एजेंसियां हैं, तीनों में से एक भी नहीं है, क्या करेंगे? तो अभी तो आप चलो पहले चंबा वाले ही बोल दो, क्या क्या बोल सकते हो, वो नहीं है जब तक बोल दो, बता दो क्या क्या है। मैम जैसे है ना, हमें 11,500 रुपये सैलरी मिलती है, तो उसमें से भी कटता है हमारा 12%। और अच्छा, उसमें से भी कट रहा है? हाँ जी, उसमें से कट रहा है जी। 375 रुपये आ रही है अभी इस टाइम पे। अभी टोटल तनख्वाह कितनी मिल रही है? मैम अपना छुट्टी करे तो हमें दिहाड़ी धूड़ी काट के ही 7-8 जाता है। कितने? हम छुट्टी कोई नहीं है मैम, पूरे हफ्ते में छुट्टी भी नहीं मिलती है? कोई छुट्टी नहीं है मैम, एक दिन की भी नहीं है? नहीं मैम। और तनख्वाह? तनख्वाह मैम फुल तनख्वाह 11,500 रुपये है और 12% ईपीएफ कटता है। कटपिट के क्या मिल रहा है? कटपिट के दिहाड़ी धूड़ी काट के छुट्टी कर ली, आप छुट्टी कर ली, उसके पैसे कट जाएंगे, जो बचा कुछ मिल जाएगा। छुट्टी बंद करो। ताली बजाने का पता नहीं क्या शौक। मेरी बात सुनो, अगर आप छुट्टी नहीं करो तो कितनी मिल रही है? 9,500। हमको मिलता है 916 रुपये, 9,816। अगर मैं महीने के 30 दिन ड्यूटी करता हूँ तो उसमें से हमारा जो है 11,250 में से पीएफ प्लस ईएसआई कट जाता है और हमारे खाते में बचते हैं 9,816 रुपये 30 दिन के। इसमें तो छुट्टी करो दिहाड़ी कट जाती है। छुट्टी करूँगा मैं, मालूम है छुट्टी। पिछली बार ऐसा हुआ मैम कि प्रदेश सरकार ने हमारी दिहाड़ी 375 रुपये बढ़ाई थी, तो हमें 375 हमें देने के लिए प्रशासन अपना एमसी चंबा ने हमें कोई 6 महीने बाद दी। वो 6 महीने का पैसा कहाँ गया? भाई कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तो एमसी चंबा ही है ना, बट जो मिनिमम वेज का इंक्रीज होता है वो बेसिकली इनका हाउस हैज़ टू सेपरेटली एक्सेप्ट दैट ना, वो सीधा ऑटोमेटिकली लागू नहीं हो पाता है। बट जब भी एक्सेप्ट होगा उसके 6 महीने बाद भी अरियर्स तो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसको थोड़ा काइंडली देखें कि क्यों ऐसा इशू है, और आप ठेकेदारों को कॉल करें, वो आ जाएंगे। बकाया का एरियर बना के दीजिए, जितना भी बाकी है जितने महीने का उसको दीजिए। कुछ एग्रीमेंट क्लॉजेस में डिफॉल्ट था, एक्चुअली एस्केलेशन क्लेम का प्रोविजन होता है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। एक एस्केलेशन का क्लॉज होता है, वो यहाँ की गलती से छूटा हुआ था। एक्चुअल टेंडर का पीरियड था सितंबर तक, कितना? सितंबर तक था ना, तो सितंबर तक अदरवाइज इनको एस्केलेशन मिलना चाहिए था। एनहांसमेंट लेबर होता है कैपिटल से, ये ठीक हो रहे हैं, ये मामला अभी पेंडिंग है थोड़ा, पर आगे से जो टेंडर हुआ है उसमें एस्केलेशन का हमने पहले डाल दिया। अगर सरकार बढ़ाएगी तो प्रोपोर्शनल रेट बढ़ेगा, तो वी हैव नाउ एंश्योर्ड इट। आगे कोई ये गलती नहीं, वो तो ठीक है, चलिए नहीं होगी, लेकिन जो अभी तक हुआ है उसका कौन करेगा भरपाई? वो मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है, उसको सेटल करेंगे, म्युनिसिपैलिटी के विचार है और उसको देना भी पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा उसमें? हाउस की मीटिंग रख देंगे जी, उसमें ये मुद्दा उठाएंगे, उसको पास करेंगे तो सीधा इनको 25 रुपए के खाते में सीधे चलेगा ठेकेदार को। जितना एरियर है, जितना बाकी है पहले, हाँ जी, ये मिलना चाहिए पहले वाला, ठीक है। और इनके पीएफ का क्या है? पीएफ का जानकारी है सब कर्मचारियों को? पीएफ कटता है?
मैसेज आ जाता है हर महीने पीपीएफ का। सबको मालूम है? महिलाएं पीएफ कट रहा है उसका मालूम है? पीछे से किसी से स्पेसिफिकली पूछना चाहता हाँ बोलो, एक एक करके बोले प्लीज। जिसको बोल हमें इतना भी पता नहीं है कि हमारी सैलरी कितनी है, इतना भी पता नहीं है। कभी हमें 8 मिलता, कभी 9 मिलता है, कभी 10 मिलता, हमें पक्का पता नहीं कितना। और इतने सालों में हमारा इतिहास भी कोई नहीं मिला हमें। और बाकी जो बच्ची लिया ना वो भी हमें कभी नहीं मिली। ये मैम इनकी पीड़ा है, ये भी ठेकेदार इसलिए नहीं आया मैडम यहाँ पे। भाई आप इनको बुलवा लीजिए, सुन ही नहीं पाएंगे। तीनों को बुलवाइए। और आपको जिसका पीएफ कट रहा है उसको मालूम है क्या कितना जमा हो रहा है उसका पीएफ? और आपको ये मालूम है क्या 1 रुपया आपका कटेगा तो 1 रुपया ठेकेदार जमा करवाएगा और 2 रुपए आपके खाते में आएंगे, ऐसा मालूम है आपको? मैसेज ही नहीं आता है मैम जी। हमने पता भी किया इतिहास का मैम जी, तो वो भी न्यूज में नहीं पड़ा, हमारे खाते में नहीं आया। और कितने साल से आप काम कर रहे हो? 7 साल हो गए मैम जी। अब 7 साल का पीएफ वीएफ का कितना बनता है? पहले करता था मैम जी, पहले ना मैंने 13,000 निकाला था, उसके बाद कोई भी अब नहीं पड़ा मैम जी मेरे को। अभी तक मैं बोलती रहूं, मैंने यहाँ हॉस्पिटल में काम किया है, सरू में भी काम किया मैम जी, अभी बालवार में काम कर रही हूँ मैं। तो मैम जी बस हुआ बालू में जो भवन है पीछे क्या बोलते हैं उसको, वहाँ भी काम किया है मैम जी। तो अभी यही क्या की बात कर रहे तो हमारे क्या नहीं पड़ रहा है अभी। और सैलरी भी मैम जी बस हमें जो हमारी सैलरी है टाइम से पड़नी चाहिए, क्योंकि हम कपड़े ले लेके क्वार्टर ले लेके बैठते हैं मैम जी। ये आपकी हौसला बढ़ाई है, जो बात कर रहे हैं जी, ये बात करने के लायक नहीं है जी। ठेकेदार इतना डराते हैं। मैम मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, मैं जिला श्रम अधिकारी हूँ। मैम इसमें ऐसा होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं सुनो एक कॉन्ट्रैक्टर अगर पे नहीं कर रहा है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे द वेजेस डायरेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर विद इन 7 डेज। वो उसके बिल से काटेगा और डायरेक्ट सिक्योरिटी मनी आपके पास रहती है ना? नहीं, इनके बिल आते हैं ना, बिल भी आते हैं। उस बिल से वो काटेगा और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अकाउंट में डालेगा और जो उसका बाकी बचता होगा वो उसको दे देगा। तो जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास ये सफाई कर्मचारी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, यहाँ पे जो मेजोरिटी है जैसे 90 यहाँ पे एमसी चंबा में है, मेडिकल कॉलेज चंबा है, वहाँ भी बहुत कोई 50-60 के करीब सफाई कर्मचारी काम करते हैं। तो ये सब ये हम जो है टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस करते हैं और इनको हमने ईओएमसी को भी, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज चंबा को भी कई बार ये लिखा है कि इनको टाइमली वेजेस 7 तारीख तक मिल जानी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो आप अपने उससे काटिए और इनको दीजिए। हमारे पास नोटिस हैं, हम नोटिस दिखा सकते हैं कि हमने इनको दिए हैं। और एक आपने कहा मैम कि आई कार्ड का मिनिमम वेजेस एक्ट है, दैट वाज पास बाय द पार्लियामेंट। उसमें हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस रूल्स हैं, उसमें हमारे यहाँ आई कार्ड देना जो है दैट इज मैंडेटरी टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर। एक फॉर्म बी है जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। मैंने ईओएमसी को 2022 में वो फॉर्म भी भेजे थे, यार आप सारे कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर हैं उनको उनसे ये भरवाइए और ये फॉर्मेट है इसको भरिए। और उसमें एक तरफ कॉन्ट्रैक्टर के साइन होते हैं और दूसरी तरफ काउंटर साइन जो होते हैं वो जिला श्रम अधिकारी के होते हैं। उसमें उनकी सारी डिटेल्स होती हैं, उसका नाम, उसका पता, उसके वेजेस, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, चलिए। और कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों के? और सब डिपार्टमेंट हो गए हैं वैसे तो मेरे हिसाब विभाग हो गए मैम सारे। अगर कोई महिला सफाई साथी कुछ बोलना चाहे मैम स्पेसिफिकली, क्योंकि जैसा हम लोगों ने लग भी रहा है कि बहुत मौका मिलता नहीं है शायद बोलने का, तो स्पेसिफिकली मैम कोई महिला साथी अगर बोलना चाहे तो बताइए। अभी महिलाएं कोई समस्या है तो मुझे बता सकती हैं।
कोई अपना हाथ खड़ा बोलो, करके आप पैसे पे पीछे पीछे आप खड़े थे उस टाइम पे, पर कोई दूसरा इशू था इसलिए बैठ गए आप वापस। एक और मैं अपनी तरफ से बोल देती हूँ, नहीं बोले तो मुझे तो याद आते ही रहेंगे जब तक बैठी रहूंगी यहाँ पर। एक देखिए, सब घर से जो सारी महिलाएं होती है वो अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजती हैं, तैयार करके उनको उठा के नीला धुला के उनका लंच बॉक्स भी बनाती हैं, सब कुछ करके भेजती हैं। सफाई कर्मचारियों की जो महिलाएं हैं वो सुबह सुबह काम पे निकल जाती हैं, तो उनके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे जोड़ेंगे? कौन भेजेगा उनको तैयार करके? कौन उनके लिए खाना टिफिन बनाएगा? तो मेरा एक सुझाव है कि जहां तक संभव हो ये लोग कर्मचारी राजी हों तो इनका समय, स्कूल के समय को देखते हुए इनका समय निर्धारित कीजिए। ये अपने बच्चों को स्कूल भेज दें, फिर ये काम पे जाए, ठीक है? तभी तो हम इस तरह सुधार पाएंगे। एक सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी ही बने ऐसा किसी उसमें नहीं लिखा हुआ है। सफाई कर्मचारी के बच्चों को भी अच्छा पढ़ने का, अच्छा खाने का, अच्छा रहने का, पहनने का हक है। अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बने, अच्छे अधिकारी बने, और इसके लिए उनको माहौल मिलना चाहिए। उनको पढ़ाई के लिए माँ भेजेगी तभी वो जाएंगे। बच्चे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, माँ तो चली गई काम पे, पिताजी भी चले गए, कौन भेजेगा स्कूल? तो कर्मचारी जो महिलाएं हैं कम से कम, जिनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, उनके समय में परिवर्तन कर दीजिए। वो स्कूल अपने बच्चों को भेज के फिर वो अपने काम पे आए। ऐसा सब जगह एक सर्कुलर ऐसा भिजवा दें। और भी कुछ है तो बता दें, वरना हम अब मीटिंग खत्म करते हैं। और कोई डिपार्टमेंट तो नहीं रहा ना? अब वहाँ से तो कुछ है नहीं, वो तो वही होगी उनकी मीटिंग। हाँ, क्योंकि है ना, मेरे को तो मालूम नहीं था ना कि आप लोगों के भी वहाँ पे भी कोई समस्याएं हैं, किसी ने बताई नहीं। अब वहाँ मीटिंग वही करते हैं तो ही निर्णय निकल पाते हैं। यहाँ तो कोई है ही नहीं, हम बोलेंगे तो कुछ मतलब भी नहीं, ठीक है? इसलिए अब अगले विजिट में कभी भी जब आऊंगी तो छावनी परिषद को जरूर लेंगे। धर्मशाला में भी बहुत परेशानी है और यहाँ पर भी सुनने को मिल रही है, तो करेंगे उसको, ठीक है? और अगर कोई समस्या है लिखित में दे दीजिएगा मेरे को, तो मैं लेटर के माध्यम से आपका कौन कहाँ से? डलहौजी। हाँ, सफाई कर्मचारी की यूनियन के मैं प्रतिनिधि। हाँ, वो तो आप हैंडओवर बता कर दें, दे दें मेरे को क्या है जो। और लिखित में क्यों? आपके सामने तो अधिकारी बैठे हैं ना, अभी तो यहाँ रूबरू सामने ही समस्या का हल हो जाना है, तो लिख के क्या देना है? बताओ, और कुछ बाकी रहा है तो और दे भी दो, लेकिन बोल दो अभी तो। हाँ ना, जो भी बोलेंगे बोल देंगे ना। आप देखिए छुट्टी नहीं बोला है ना, वो तो वीकली ऑफ के लिए बोला है। एक दिन तो कम से कम इनको मिलना ही है, और कैसे सेट करना है ये कॉन्ट्रैक्टर और आप लोग खुद डिसाइड कर लें, कितने कर्मचारी को कौन से दिन देनी, किस कर्मचारी को कौन से दिन देनी, लेकिन वीकली ऑफ इनको जरूर मिलना चाहिए।